वेलकम डियर स्टूडेंट। केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भरत कुमार और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर के 7th लेसन को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और इससे पहले के जो 6th लेसन है उसकी वीडियो है वो यूट्यूब पर केपी कॉलेज की जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं 7th लेसन और 7th लेसन का टाइटल है संप्रभुता एवं बहुलवाद। ठीक है ना, संप्रभुता और बहुलवाद। तो अब इसमें जैसे मैंने इससे पहला जो वीडियो है उसमें ये समझा है कि संप्रभुता क्या है, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या है, ये पूरा आपको समझा है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है इसका ही 7th लेसन का ही एक पार्ट और है जो इससे पहले वाला है, वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको और ईजी समझ में आ जाएगा, बेहतर समझ में आएगा, ताकि ये वीडियो आपको और ज़्यादा ईजी लगे। ठीक है ना। फिर भी कुछ एक मैं आपको उस वीडियो का सारांश है वो आपको बता देता हूँ कि संप्रभुता जो शब्द है वो एक तरह से राज्य के अंदर, राज्य की हम बात करें तो राज्य के अंदर सर्वोच्च सत्ता होती है ना, प्रभु सत्ता उसे कहा जाता है। जैसे एक राजा को देखें तो राजा के पास जो पावर होता है जो किसी के पास नहीं है, वो उसके पास उस राज्य का सर्वोच्च पावर है और वो उसके द्वारा पूरी शासन व्यवस्था को चलाता है। तो इस तरह से राज्य के पास या राज्य के पास जिस व्यक्ति के पास सर्वोच्च सत्ता है उस राज्य को चलाने की, ठीक है ना, सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च पावर है, ठीक है ना, तो वही प्रभु सत्ता कहलाएगी। ठीक है ना, संप्रभुता। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है राज्य में सर्वोच्च सत्ता, ठीक है ना। यानी इस तरह से आपको समझना है कि सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति राज्य में जिसके पास है, जो राज्य को चला रहा है, जिसको कह सकते हैं कि राज्य का प्रमुख है, ठीक है ना। तो सर्वोच्च सत्ता यानी सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च सत्ता समझ ले, दोनों एक ही सत्ता का मतलब पावर, ठीक है ना। हाईली जो पावर है, सर्वोच्च सत्ता है, उसको ही यहाँ पे कहा गया संप्रभुता। राज्य की सर्वोच्च सत्ता ही संप्रभुता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे इसका अर्थ है। और आपको ध्यान रखना है कि जब हम ये पढ़ रहे हैं तो इसके अर्थ को, इसकी परिभाषाओं को विद्वानों के द्वारा दी गई वो भी पढ़ी है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है संप्रभुता के लक्षण, यानी राज्य में ये संप्रभुता होती है, ठीक है ना, सर्वोच्च सत्ता होती है वही। और आपको ध्यान रखना है कि राज्य हो इसके लिए कुछ तत्व हैं, अगर वे तत्व नहीं हो तो राज्य का अस्तित्व नहीं रहता है। तो उसमें ये जो सर्वोच्च कह सकते हैं हम यहाँ पे संप्रभुता, ये राज्य का एक तत्व है। यानी राज्य जब बने तो इसके लिए क्या जरूरी है, जैसे उसके लिए भूमि होनी चाहिए, निश्चित भूभाग, जनता होनी चाहिए, ठीक है ना, और प्रभु सत्ता होनी चाहिए, ठीक है ना, और एक सरकार। तो इस तरह से ये जो 4 तत्व मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च यहाँ पे प्रभु सत्ता का उतना ही महत्व है जितना मानव के शरीर में प्राण का। अगर मानव के शरीर में प्राण नहीं है तो वो शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा। तो इसी तरह राज्य में अगर सर्वोच्च सत्ता, प्रभु सत्ता नहीं है तो वो राज्य भी मृतप्राय समझा जाता है। तो ये तो हम समझ गए कि प्रभु सत्ता क्या है, इसका अर्थ हम यहाँ पे जान गए होंगे। अब इसके लक्षण देखते हैं कि प्रभु सत्ता के क्या लक्षण हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है या कोई भी वस्तु को देखे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्पेशलिटी क्या है, उसके क्या गुण हैं, तो इसी तरह हम प्रभु सत्ता के यहाँ पे लक्षण पढ़ रहे हैं। तो पहला, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो थे उसमें 3 लक्षण के बारे में तो बता दिया था, फिर आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये लक्षण है वो किस तरह से प्रभु सत्ता को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए, पहला है निरंकुशता, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है निरंकुशता को, जैसे हम बात करें तो निरंकुशता एक तो होती है राजतंत्र में और एक होती है लोकतंत्र में। अगर दोनों का गुण लोकहित में हो तो ये एक तरह से अच्छा होता है। तो निरंकुशता को हम यहाँ पे एक तरह से यूँ देख रहे हैं कि राज्य के 5 या राज्य का जो प्रमुख है, सरकार कहें या फिर कुछ जन समुदाय की बात करें, तो उनके पास सर्वोच्च सत्ता होती है, संप्रभुता होती है। तो फिर वह स्वतंत्र है अपने कार्य को लेकर, यानी उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं।
प्रभुसत्ता को तभी हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, वो इस तरह से कि आपको समझना है कि जो संप्रभुता है वो निरंकुश होती है, यानी जिसके पास संप्रभुता होती है वह सर्वोच्च होता है उस राज्य में, उस पर किसी और का अंकुश नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से निरंकुशता हो गई। तो राजतंत्र इसी व्यवस्था पे संप्रभुता के तौर पे देखें तो राजा महाराजा होते हैं, उनके पास राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, वही संप्रभु यानी सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सत्ता के हकदार होते हैं, उसके माध्यम से ही राज्य चलाया जाता है, उसके ऊपर किसी और का नियंत्रण नहीं होता है। तो इस तरह से संप्रभुता क्या होती है, निरंकुश होती है। और लोकतंत्र में, लोकतंत्र सरकार है, उसमें उस सरकार पर या एक देख लेते हैं, अपने भारत की व्यवस्थाओं को देखें तो भारत में जो ये राज्य व्यवस्था है, ठीक है ना, जिस तरह से सरकार ये अपने राज्य को चला रही है तो वह अपने फैसले पर सर्वोच्च है, अपने जो डिसीजन है उसके द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा देश आके अपने सरकार को या अपने जो कह रहे हैं कि जिस तरह के चल रहे हैं गतिविधियां या जो भी परियोजना है या जो भी योजना है उसको बदल सकता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे देश के द्वारा बनाए गए कानून सर्वोच्च हैं और उस पर अपने देश की सरकार के द्वारा ही उसके द्वारा ही नियंत्रण रहता है। तो इस तरह से लोकतंत्र में ये हो गया निरंकुशता, यानी प्रभुसत्ता का मतलब यही है कि जिसके पास है वह सर्वोच्च होता है, इस पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं रहता है। तो इस तरह से ये निरंकुशता यानी निरंकुश हो गई, संप्रभुता निरंकुश हो गई। अब दूसरी बात करें सर्वव्यापकता, ठीक है ना, सर्वव्यापकता। तो इसका मतलब आपको समझना है राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्याप्त ठीक है ना। तो अब ये आपको ये समझना है कि सर्वव्यापकता का मतलब, जैसे एक नॉर्मली छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है ना, कि एक बाउल ले ले, ठीक है ना। तो बाउल में जैसे मिट्टी भरी हुई है, अब इस मिट्टी में थोड़ा सा पानी होगा तो वो कुछ तक जाएगा, यानी पूरी मिट्टी गीली नहीं होगी, ठीक है ना, वो कुछ हद तक उसका चित्र कवर लेगा। लेकिन अगर उस मिट्टी के अंदर मतलब मिट्टी में पानी पूरा भर जाए तो पूरी मिट्टी मतलब पूरा इस बाउल को वो कवर करेगा, यानी पानी है वो सब जगह फैला होगा, तो वो पानी है उसकी पहुँच सब जगह हो गई। तो इसी तरह हम यहाँ पे बात करें कि सर्वव्यापकता, तो राज्य का पूरा राज्य का जो भी क्षेत्र है उस हर एक क्षेत्र पर प्रभुसत्ता कायम होगी। तो इस तरह से वह सब जगह व्याप्त है, सब जगह उसकी क्या कहते हैं सत्ता है, समझ रहे ना। ये नॉर्मली से ऐसे एग्जांपल दिया ताकि आपको बहुत इजी समझ में आ जाए। तो यानी राज्य की सर्वोच्च सत्ता है वो किसी एक हद तक, एक क्षेत्र में उसके राज्य की हुकूमत नहीं होगी, वो सर्वोच्च सत्ता यानी संप्रभुता और राज्य हर एक क्षेत्र के ऊपर उसका नियंत्रण हो गया, यानी हर क्षेत्र में ये शक्ति सत्ता है वो फैली रहेगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सर्वव्यापकता, यानी सब जगह व्याप्त है, सब जगह उसकी पहुंच है और सब जगह सब राज्य के हर एक जो व्यक्ति हैं उन सब पर संप्रभुता का नियंत्रण है, उसके अधीन वो काम करे, संप्रभुता के आदेशों का पालन हो रहा है। तो ये होगी सर्वव्यापकता, उसकी पहुंच वो पूरे राज्य के हर कोने तक होती है, वह सब जगह व्याप्त है। तो ये सर्वव्यापकता होगी। संप्रभुता यही गुण है कि संप्रभुता किसी भी राज्य में होती है वह सब जगह व्याप्त होती है, सब जगह उसकी पहुंच होती है और सभी नागरिक उसके आदेशों के अनुसार आज्ञा पालन करते हैं जो उस राज्य के द्वारा दी जाती है सर्वोच्च सत्ता के द्वारा। तो सर्वव्यापकता हो गई, ठीक है। फिर है स्थायित्वता। स्थायित्वता का मतलब ये समझ लीजिए स्थायी, ठीक है ना, परमानेंसी, स्थायी। जैसे हम कोई भी बात करें स्थायित्व की तो ये समझ देंगे मतलब फिक्स होना चाहिए, नॉर्मली क्या समझते हैं फिक्स। तो यहाँ पे हम संप्रभुता के लक्षण की बात करें हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्थायित्व का मतलब ये होता है कि संप्रभुता का ऐसा नहीं है कि दो साल 3 साल रही और फिर गायब हो गई, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी संप्रभुता होगी जिस भी राज्य में वो स्थायी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो 2 साल 3 साल रहा और फिर संप्रभुता गायब हो गई, ठीक है ना, या फिर ये कह सकते वो कम हो गई, तो ये नहीं होता है। संप्रभुता एक तरह से स्थायी है, एक तरह से परमानेंट है, जब तक राज्य है तब तक क्या होगा, संप्रभुता रहेगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्य में सरकार होती है और सरकार के पास ही सर्वोच्च शक्ति होती है यानी संप्रभुता होती है। तो वह जब कह सकते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान जब आती है यानी उनका समय होता है तो वह संप्रभुता धारण करते हैं, और जब वो सरकार
5 साल पूरी होने की जब बात चली जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो वह संप्रभुता उसके पास आती है। तो संप्रभुता राज्य से कभी समाप्त नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर जो पद धारण करते हैं वह समय के अनुसार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन संप्रभुता है वह स्थायी रहती है। संप्रभुता स्थायी रहेगी और वह जो भी व्यक्ति धारण करता है वह उस राज्य का सर्वोच्च हो जाता है और सभी व्यक्ति जो जनता है उसके आदेशों का पालन करते हैं। तो इस तरह से संप्रभुता क्या हो गई, स्थायित्व हो गया, इसका गुण है स्थायित्व, लक्षण हो गया यानी परमानेंसी। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका, हम बात करें चौथा अपृथक्करणीयता। अपृथक्करणीयता को यहाँ पे समझना है कि ये पृथक अलग नहीं हो सकती है, राज्य के साथ ही हमेशा जुड़ी रहती है संप्रभुता, ठीक है ना। राज्य से अलग इसका अस्तित्व नहीं है, मतलब राज्य भी अस्तित्व में नहीं रहेगा, ये पृथक नहीं हो सकता, ये एक साथ ही रह सकती है। तो ये पृथक, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इस लैंग्वेज में संप्रभुता राज्य से पृथक्करणीय नहीं होती, यानी अलग नहीं हो सकती, अर्थात राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि राज्य में जो सरकार आती है, जो जिसके पास पावर होता है, राजनीतिक पावर, वह उसी के द्वारा संप्रभुता उसके पास आ जाती है। तो हर 5 साल की जैसे बात करें तो वो एक व्यक्ति चला जाता है, दूसरा आता है, संप्रभुता उसके पास रहती है। तो इस तरह से संप्रभुता वो एक तरह से स्थानांतरण हो जाती है, लेकिन उसका कह सकते पृथक नहीं होता, मतलब राज्य समझ लीजिए कि राज्य के साथ वो जुड़ी हुई है। जैसे ये बात करें, ठीक है ना, कि पेन के साथ ये ढक्कन है वो इससे जुड़ा हुआ है। अगर ये दोनों अलग करें तो ये तो नॉर्मल ही है, यहाँ पे बात करें ये दोनों अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, ये एक अलग हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राज्य, तो राज्य के साथ हमेशा है वो प्रभुसत्ता हमेशा जुड़ी रहेगी, यानी संप्रभुता कहें इसको, प्रभुसत्ता और संप्रभुता, तो ये हमेशा क्या है, जॉइंट जुड़े रहते हैं, ये इससे अलग नहीं है। अलग नहीं है मतलब अपृथक्करणीय, मतलब पृथक नहीं है, ये हमेशा साथ में रहते हैं। अगर संप्रभुता अलग होगी, ये अगर राज्य से अलग होती है तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, राज्य का अस्तित्व कब है, जब उसके साथ संप्रभुता है, सर्वोच्च शक्ति उसके साथ है, जो व्यक्ति है उसके माध्यम, जो व्यक्ति धारण किया हुआ राज्य में रह रहा है वह उस राज्य को चला रहा है, ठीक है ना। तो राज्य से पृथक नहीं हो सकती है सर्वोच्च सत्ता, प्रभु सत्ता, ठीक है ना, आपको ये समझना है, इससे पृथक नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया अपृथक्करणीय, इसके साथ मिलकर ही राज्य का विकास होता है। तो इस पर गार्नर ने कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य का व्यक्तित्व है और उसकी आत्मा है। हम यहाँ पे इसकी गार्नर की लाइन यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के बड़े जब क्वेश्चन आए तो इसमें किसी व्यक्तित्व के विचारों को यहाँ पे प्रकट करना जरूरी होता है। तो संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व उसकी आत्मा है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था कि प्राण है व्यक्ति के, जिस तरह से व्यक्ति में प्राण होते हैं, अगर प्राण अलग है तो व्यक्ति भी समाप्त होता है, उसी तरह यहाँ पे एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। तो प्रभुसत्ता व्यक्ति का व्यक्तित्व एक उसकी आत्मा है, यानी प्रभुसत्ता अगर राज्य की बात करें, राज्य के संदर्भ में, तो प्रभुसत्ता राज्य के अस्तित्व के लिए होता है और उसकी आत्मा की तरह संप्रभुता उसके राज्य के साथ रहती है। फिर आगे देखिए, ये गार्नर ने कहा है, जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेह है, व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व वो किसी को दिया नहीं जा सकता, व्यक्तित्व उसकी जो पर्सनैलिटी है वह उसके साथ रहती है हमेशा मरने तक, वह किसी को दी नहीं जाती, यानी अदेह है, दी नहीं जा सकती। तो इसी तरह वह किसी दूसरे को दे नहीं सकता। तो एज हम राज्य के संदर्भ में देखें तो राज्य की प्रभुसत्ता भी किसी भी अन्य को नहीं दी जा सकती, यानी यह देह नहीं है, हमेशा साथ साथ रहती है। तो ये जो विचार थे वो गार्नर के हैं, मैंने सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे मेंशन की है, आपको ये ध्यान रखना है कि गार्नर ने इस बारे में क्या कहा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रभुसत्ता राज्य का व्यक्तित्व, प्रभुसत्ता राज्य का व्यक्तित्व, यहाँ पे मैंने मेंशन करना पीछे रह गया था, प्रभुसत्ता राज्य का व्यक्तित्व, ठीक है ना, और राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है, ठीक है ना, ये मिलकर ही एक पूर्ण राज्य का विकास होता है। इसलिए
मनुष्य को देखें तो उसका व्यक्तित्व किसको दिया नहीं जा सकता, तो राज्य के साथ प्रभुसत्ता है, इसलिए प्रभुसत्ता भी किसको दी नहीं जा सकती है। ये विचार थे गानर के, जो हमने पढ़े पृथक्करणता के संदर्भ में, यानी पृथक नहीं हो सकता है। अब हम देख रहे हैं अविभाज्यता। तो ये एक तरह से दोनों इक्वली यहाँ पे विचार दोनों कॉमन ही ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा अलग नहीं है ये दो हम लक्षण की बात करें। क्योंकि अपृथकनीयता यानी पृथक नहीं है, संप्रभुता राज्य अलग नहीं हो सकते, हमेशा साथ है, यानी पृथक नहीं है। फिर अविभाज्यता यानी हम इसको यहाँ पे बात करें कि टुकड़े, ठीक है ना, यानी डिवाइड करना। प्रभुसत्ता को क्या करना, डिवाइड करना, एक पूरा है उसको अलग अलग करना। प्रभुसत्ता कभी भी अलग नहीं होती है, प्रभुसत्ता के टुकड़े नहीं होते। ऐसा नहीं कि आधी प्रभुसत्ता है वो ये राज्य के एक व्यक्ति को दी जाए, आधी दूसरे को दी जाए, ठीक है ना। जैसे पार्ले बिस्किट है तो आधे आधे टुकड़े, यानी आधा समझ लीजिए 7-8 पीस को 7 ऐसे अलग नहीं हो सकता। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रभुसत्ता की, तो ये पूरा विचार है जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, और पूरे विचार को राज्य के संदर्भ में देखें तो एक सर्वोच्च शक्ति है। तो शक्ति प्रभुसत्ता को हम यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हम अपने इस विचार को यहाँ पे जान रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रभुसत्ता है वो अविभाज्यता है, इसका ये लक्षण है, अविभाज्य है। उसके विभाजन यानी संप्रभुता को विभाजित नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रभुसत्ता का ये एक प्रमुख लक्षण है। तो ये लक्षण क्या, अविभाज्यता। इसको यहाँ पे देखिए, प्रभुसत्ता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। जो पहले बता दिया, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च पावर जो राज्य का होता है, राज्य के पास होता है, और एक ही समय पर एक में ही दो सर्वश्रेष्ठ सत्ता निवास नहीं कर सकती, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एक ही समय पर दो व्यक्तियों में अलग अलग प्रभुसत्ता नहीं हो सकती, या दो अलग अलग शक्तियाँ भी नहीं रह सकती। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि यह अविभाज्य नहीं है, प्रभुसत्ता को विभाजित नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दूसरा हम प्रभुसत्ता सर्वोच्च सत्ता के लक्षण की बात करें तो अनियंता, ठीक है ना, अनियंता, जिसको एक्सक्लूसिवनेस कहा जाता है इंग्लिश में। तो अब यहाँ पे इसको ध्यान देना है कि इसका अर्थ ये है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है, जो वेद हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ये समझना है अनियंता। एक राज्य में एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है जो वेद होती है, यानी लीगल, ठीक है ना। वेद का मतलब लीगल है, कानूनी रूप में, या एक तरह से नैतिकता के रूप में भी देखें तो वो सही है, वेद है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है कि एक ही समय पर एक ही यहाँ पे बात करें तो एक राज्य के अंदर एक के पास ही प्रभु शक्ति हो सकती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेना मतलब राज्य के अंदर राज्य का अस्तित्व ही भंग करना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अपने एक एग्जाम्पल को देखें, इसकी लक्षण को एग्जाम्पल में, तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, पॉसिबल भी नहीं है, समझ रहे ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। इसी तरह एक राज्य में दो प्रभु सत्ता धारण व्यक्ति या दो प्रभु सत्ता शक्ति संपन्न जो व्यवस्था है वो कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ गए होंगे, क्योंकि एक राज्य में एक ही प्रभु सर्वोच्च सत्ता होती है। अगर कोई राज्य है वह दो प्रभु सत्ता को मान ले तो उस राज्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा, वही लड़ झगड़ के पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो प्रभु सत्ता है वह एक राज्य में एक के पास ही हो सकती है, तभी वो राज्य का अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि उस एक व्यक्ति के आदेशों के सर्वोच्च शक्तियों का पालन है वो पूरी राज्य की जनता करती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति है वो राज्य में एक व्यक्ति के पास ही होगी,
ठीक है ना। एक ही सर्वोच्च शक्ति संपन्न गुण है, यानी एक ही व्यक्ति के पास सत्ता धारण होगी, तो ये जो गुण है वो संप्रभुता क्या कहलाता है? अनियंता, ठीक है ना। यानी एक राज्य में दो प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति नहीं हो सकते, जैसे कि हमने बात करी कि एक म्यान में दो तलवार पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये अनियंता कहलाएगा। नेक्स्ट इसका हम अंतिम लक्षण की बात करें, मौलिकता। मौलिक कहते हैं ना, मौलिकता। मौलिकता यानी एक तरह से उसकी जड़, या इसको और अच्छे से अपने इंग्लिश में समझे, ओरिजिनलिटी, यानी इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिनल बिहेवियर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मौलिकता का मतलब है कि राज्य की प्रभुसत्ता सर्वथा मौलिक है, ठीक है ना, और किसी अन्य द्वारा प्रदत्त नहीं है। मतलब वह स्वतः ही है, उस राज्य में ही उन लोगों के द्वारा किसी एक व्यक्ति को सर्वोच्च रूप में सौंपी गई है, तो ये मौलिक हो गया, यानी ओरिजिनल, ओरिजिनिटी, उसकी उत्पत्ति भी वहीं से है और वो ओरिजिनल है, ठीक है ना। और दूसरा हम जैसे बात करें कि अगर ओरिजिनिटी यानी मौलिकता नहीं है संप्रभुता, तब क्या होगा? तो जैसे याद रखिए कि अगर प्रभुसत्ता वहाँ की मौलिकता नहीं है, मतलब ये होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति हो वो प्रभुसत्ता दे रहा है, समझ रहे ना। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो देने वाला है वो उस प्रभुसत्ता के ऊपर होगा, और जब प्रभुसत्ता के कोई ऊपर है तो आपको समझना है कि वो प्रभुसत्ता है ही नहीं, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि सर्वोच्च राज्य के अंदर सर्वोच्च सत्ता है वो प्रभुसत्ता है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, वह सर्वोच्च होती है, निरंकुश होती है, सर्वव्यापक होती है, सभी जगह होती है, स्थायी रूप से होती है, और इसका विभाजन नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि प्रभुसत्ता है यानी सर्वोच्च सत्ता है, वह क्या होगी? मौलिक होगी, यानी वह किसी दूसरों के द्वारा दी नहीं होगी, ठीक है ना। या ऐसा नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, तो इस तरह से जो देने वाला है वह फिर प्रभुसत्ता से भी ऊपर हो जाएगा, तो फिर प्रभुसत्ता का क्या महत्व? उसका गुण लक्षण, ये जो कह सकते हैं मौलिक तत्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि प्रभुसत्ता के ऊपर कोई दूसरा नहीं है, अगर देने वाला है तब उसका महत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि देने वाला है वो प्रभुसत्ता वापस ले लेगा, तो मौलिकता नहीं रहेगी, उसका गुण नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसका सातवां जो पॉइंट है, जो लक्षण है, वो है कि प्रभुसत्ता ओरिजिनिटी है, यानी ओरिजिनल है, और उसकी उत्पत्ति भी मौलिक है, वहीं से उसकी जनता ने मिलकर एक व्यक्ति को सर्वोच्च सत्ता के रूप में, सर्वोच्च समूह को किसी को चुना है, तो इस तरह से वो किसी के द्वारा दी नहीं गई है, वह एक ओरिजिनिटी है, उत्पत्ति है, ओरिजिनल है। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि ये क्या है? प्रभुसत्ता के लक्षण हैं, जो आपको यहाँ पे समझना है। इनके द्वारा हम पूरी तरह से समझ पा रहे हैं कि वास्तव में प्रभुसत्ता क्या है, ठीक है ना। अब इससे संबंधित अगर आपको कोई ऐसे डाउट रहे कि कोई ऐसा पॉइंट कोई समझ में नहीं आए, तो आप इसको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिसको जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये था प्रभुसत्ता के लक्षण की जैसे हम बात करी। अब नेक्स्ट हम इसी वीडियो में आगे देख रहे हैं कि प्रभुसत्ता के लक्षण को देखा, तो अब इसके विविध रूप होते हैं, अलग अलग रूप हैं इसके। तो इस रूप को देखें यहाँ पे, ये तो हमने इसके कह सकते गुण ही देख लिए, लक्षण देख लिए, जिस तरह से आप समझते हैं इसकी क्या विशेषता है वो। अब इसके रूप, अलग अलग रूप होते हैं, तो उन रूपों को यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। प्रभुसत्ता के विविध रूप, ठीक है ना। तो हम रूपों की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रभुसत्ता का रूप कौन सा है वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। तो देख लीजिए, पहला संप्रभुता का रूप
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि रूप मतलब एक तरह से संप्रभुता के रूप, यानी इसको अलग अलग हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि सरकार के जो जिस तरह से सर्वोच्च शक्ति होती है उस सर्वोच्च शक्ति का अलग अलग रूप पाया जाता है। यानी सर्वोच्च शक्ति मतलब संप्रभुता के अलग अलग रूप हैं, यानी विविध रूप है। तो इसको बेहतर हम समझेंगे कि ये क्या है। तो देखिए, औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता, तो एक तरह से जैसे मैं आपको ये बता दूं, जैसे भारत की बात करें, ठीक है ना, तो भारत में शासन व्यवस्था है वो औपचारिक और वास्तविकता के रूप में, मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है ना, भारत का जो राष्ट्रपति है वह उस शासन का संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब औपचारिक प्रमुख, ठीक है ना। और उस शासन को चलाने वाली वास्तविक संप्रभु, वास्तविक जो उस शक्ति का प्रयोग करता है वो कौन है? संसद या कार्यपालिका, ठीक है। तो इस तरह से हम जैसे देखते हैं ना कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक रूप में काम नहीं करता, क्योंकि वह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का सर्वोच्च प्रमुख है, लेकिन उसकी शक्तियों को वास्तविक व्यवहारिक रूप में कौन उपयोग में लाता है, कौन उस मतलब व्यवहारिक रूप में उन कार्यों को करता है, तो वो है संसद या कार्यपालिका। तो इस तरह से संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति है किसके पास? सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास, लेकिन उन शक्ति को व्यवहारिक रूप में हम देखें तो यानी वास्तविक रूप में देखें तो कौन उपयोग कर रहा है, कौन उन शक्ति को मतलब किसके माध्यम से शक्ति है वो राज्य की व्यवस्था है वो चल रही है, संसद और कार्यपालिका के द्वारा। तो इस तरह से संप्रभुता का यह एक विविध रूप में एक अलग रूप सामने आ रहा है। समझ रहे हैं ना, मैं समझा रहा हूँ ये कि संप्रभुता के हम विविध रूपों की चर्चा कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हम पहले भारत का ही एग्जाम्पल लिया ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो संप्रभुता का एक तो होता है औपचारिक और वास्तविक स्वरूप। तो यहाँ पे देखिए औपचारिक तो बता दिया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संविधान के तौर पे उसको सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप में उस शक्ति का प्रयोग है वो कार्यपालिका यानी संसद के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये संप्रभुता का रूप है, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरे रूप पर हम चर्चा करें, और आपको ध्यान रखना ये जो रूप हैं औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता का यानी प्रभुसत्ता के दो रूप, ये कहाँ संभव हैं? संसदात्मक जहाँ व्यवस्था है, जिस राज्य या देश की शासन व्यवस्था कैसी है? संसदात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था अगर किसी देश की है तो वहां पर संप्रभुता के दो रूप पाए जाएंगे, औपचारिक और वास्तविक। जैसे इंग्लैंड की भी बात करें तो इंग्लैंड की जो महारानी है वो उस राज्य की राज प्रमुख हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे देखें तो उस शक्ति का प्रयोग है वो वहाँ की जो कार्यपालिका है, हम बात करें संसद की, मतलब अपने वहाँ की बात करें तो पार्लियामेंट कहा जाता है, तो वो उस राज्य की वास्तविक शक्ति का प्रयोग करती है, ठीक है ना। तो इस तरह के वहाँ पे भी कौन सी व्यवस्था होगी? संसदात्मक। और सत्ता के दो रूप हो गए, वास्तविक और औपचारिक। दूसरा देखिए संप्रभुता का रूप, दूसरा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि जैसे मैंने प्रभुसत्ता कहा था संप्रभुता, तो दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है ना। क्योंकि संप्रभुता मतलब उस राज्य की पूरी व्यवस्था पर उसकी समान सत्ता कायम होती है, तो संप्रभुता। और प्रभुसत्ता का मतलब भी यही है कि संप्रभु उस व्यक्ति की व्यवस्था जिस राज्य पर होती है। तो देखिए कानूनी संप्रभुता, ये भी संप्रभुता का एक अलग रूप है। जैसे हमने इससे पहले ये दो रूपों को चर्चा की। तो देखिए राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उसका पालन करवाने की सर्वोच्च शक्ति सत्ता के पास होती है और उसे ही कानूनी संप्रभुता कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य के
अंतर्गत कानून को बनाने एवं पालन करवाने की शक्ति ही सत्ता प्रभुसत्ता ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार वापस देख लीजिए। कानूनी प्रभुसत्ता का मतलब उस देश में जिसको ये काम दिया गया है, जिस भी क्या समुदाय के या सरकार के हैं या कोई व्यक्ति प्रधान शासन व्यवस्था है, तो वह उस देश की एक ऐसी प्रमुख सरकार होगी जिसके पास कानून बनाने की और उसको पालन करवाने की शक्ति होती है। जैसे सत्ता होती है, मतलब अपने देख ले, गवर्नमेंट की बात करें भारत की, तो केंद्र सरकार की जैसे हम बात कर रहे हैं भारतीय सरकार की, तो वह कानून बनाती है और उन कानूनों को प्रजा के यानी राज्य के लोगों से पालन भी करवाती है। तो उनके पास ये क्या हुआ, पावर, उनके पास ये सत्ता है। कौन सी सत्ता होगी, कानूनी सत्ता, यानी कानूनी प्रभुसत्ता, यानी कानूनन जो बनाए जाते नियम वो बनाने और उसके पालन करवाने की शक्ति सत्ता राज्य के पास होती है, तो ये कहलाती है कानूनी प्रभुसत्ता, ठीक है ना। इसी तरह तीसरा प्रभुसत्ता का यहाँ पे रूप है वो देख लीजिए। तो तीसरा ये है, आपको ध्यान रखना है, राजनीतिक प्रभुसत्ता। ठीक है ना, राजनीतिक। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है राजनीतिक प्रभुसत्ता, क्योंकि अलग अलग रूपों की हम बात करें तो ये किस तरह से हैं। कानूनी दृष्टि से तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट संप्रभु है, किंतु वास्तविक रूप में पार्लियामेंट की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध हैं, उनके कंट्रोल रहता है उनके ऊपर। पार्लियामेंट जनता के कल्याण और इच्छाओं के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामेंट को किसने बनाया है, जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से बना है। तो जनता के विरुद्ध है, वह किसी भी तरह के कानून व्यवस्था है वो नहीं बनाए जा सकते। तो इस तरह से जनता उन पर नियंत्रण रख सकती है। तो पार्लियामेंट जो कानूनी प्रभुसत्ता है, पार्लियामेंट जो कानून बनाने की सत्ता है, प्रभुसत्ता, सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को ही क्या कहा गया है, राजनीतिक प्रभु, ठीक है ना, राजनीतिक प्रभुसत्ता। यानी इसके बारे में गिलक्रास्ट ने कहा है कि राजनीतिक संप्रभु एक राज्य के अंतर्गत उन सभी प्रभावों का योग है जो कानूनी प्रभु के पीछे निहित है। जैसे भारत की हम बात करें अपने राजनीतिक प्रभुसत्ता के तौर पे, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जैसे जो कानून बनाए जाते हैं नए नए, ठीक है ना, तो वह किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा। अब सरकार को या ये अधिकार है कि वह कानून बनाते हैं, उसको पालन भी करवाए जाते हैं लोगों के द्वारा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार को ये हक किसने दिया है, संविधान ने, और संविधान को ये पावर किसने दिया है, जनता ने। तो इस तरह से अंतिम रूप में हम ये कहें कि राजनीतिक प्रभु हैं राज्य में, जो राजनीतिक प्रभु संप्रभु कहें तो वो कौन होगी, जनता होगी। तो इस तरह से राजनीतिक प्रभुसत्ता हो गई जनता। ठीक है ना, तो ये एक अलग रूप आ गया प्रभुसत्ता का, ठीक है ना। जनता यहाँ पे राजनीतिक रूप में क्या है, संप्रभु है, वह सरकार के कार्यों को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट देखिए अपने प्रभुसत्ता के रूपों की बात करें तो चौथा है वेद और यथार्थ संप्रभुता। वेद, ठीक है ना, वेद तो आपको यहाँ पे समझना है लीगल, कानूनी रूप में सही, ठीक है ना। जैसे एक तो इलीगल होता है और एक लीगल होता है। तो लीगल यानी वेद कानूनी रूप में जिसको जनता मानती है, जिसके आदेशों का पालन करती है, जो सही है, नैतिक रूप में भी कहे, व्यवहारिक रूप में भी कहे, तो ये हो गया वेद। और यथार्थ यानी एक्चुअल,
तो अब इसको यहाँ पे देखते हैं, यानी ये दो रूप हैं वो संप्रभुता के हैं। तो इसके देखिए, एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है वो वेद संप्रभु हो गया। यानी भारत के संविधान में देखें, यानी भारत की व्यवस्था को देखें तो भारतीय संविधान द्वारा शक्ति ये राज करने की वो किसे दी गई है, उस सरकार को, ठीक है ना। यानी सरकार है वो भारतीय शासन व्यवस्था पर शासन कर सकती हैं, क्योंकि संविधान ने उसको ये अधिकार दिया है। और संविधान जो लोगों के द्वारा बना है, अगर वो काम करेगा उसके द्वारा जिसको ये व्यवस्था दी जाएगी वह लीगल कहलाएगी, कानूनी कहलाएगी, ठीक है ना। यानी एक तरह से वह सही है, क्योंकि सरकार को ये दायित्व दिया गया है कि वह अपनी सत्ता का प्रयोग, अपनी प्रभु सत्ता का प्रयोग लोगों के हित और कल्याण, उनकी जीवन के उच्चतर विकास के लिए करें। तो ये हो गया वेद प्रभुता, यानी प्रभु सत्ता का ये रूप वेद, सही रूप, जो लोगों के कल्याण, उनके हित के लिए करें और ऐसे कानून को लागू करें जो जनता के हित में हो। उन कानूनों को वापस तोड़े नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो गए, सर्वोच्च कह सकते हैं लीगल पावर। अब इस यहाँ पे देखिए यथार्थ, तो इस यथार्थ के बारे में, यानी यथार्थ प्रभु सत्ता के बारे में ब्राइस ने कहा है कि यथार्थ प्रभु सत्ता उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह में पाई जाती है, एक या बहुत सारे व्यक्तियों के एक समूह को कहें तो उनमें पाई जाती है, जो कानूनन और गैर कानूनन अपनी इच्छा को राज्य में क्रियान्वित करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है, एक तो कानूनन रूप में अपनी इच्छाओं को राज्य के माध्यम से लागू करना चाहेंगे, या गैर कानूनन रूप में भी, यानी वो सरकार में तो नहीं है फिर भी राज्य से अपनी इच्छाओं को मनवाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो वो हो गई यथार्थ इच्छा, यथार्थ संप्रभुता। और एक हो गया वेद, तो ये आपको समझना है, ठीक है ना। एक तो संविधान के द्वारा पावर दिया गया है, ठीक है ना, तो वो हो गया वेद की शासन करें। और दूसरा यथार्थ संप्रभुता, जो वहाँ की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, ले कानूनन या गैर कानूनन उनकी इच्छाओं, उनकी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रभुसत्ता यहाँ पे रहती है। तो ये प्रभुसत्ता के दो रूप हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट, जो यहाँ पे आज के टॉपिक का पॉइंट भी है और प्रभुसत्ता का रूप है, तो वो देखिए, पांचवा पॉइंट की बात करें तो है जन संप्रभु। जन संप्रभुता, ठीक है ना। तो ये अंतिम है जो प्रभुसत्ता यानी सर्वोच्चता जिसकी हम बात करें संप्रभुता, उसका ये अंतिम रूप है। तो यहाँ पे देखिए, रूसो ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी होती है, राज्य की प्रभु शक्ति जनता में निहित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के पास राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है और राज्य के पास है, लेकिन किसके माध्यम से उनके प्राप्त हैं वो, मतलब उसको ये अधिकार है, तो वो जनता के द्वारा उसको ये अधिकार दिया गया है। सरकार, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, और सरकार शासन व कानून निर्माण की शक्ति जनता से ही प्राप्त करती है। यानी राज्य की शक्ति जनता में निहित है और जनता के द्वारा फिर ध्यान रखना है कि जनता के द्वारा राज्य शासन के लिए प्रदान की जाती है। यानी एक तरह से ध्यान रखना है कि राज्य की जो शक्ति है, प्रभुसत्ता है, वह जनता में निहित होती है और जनता उस शक्ति को किन्हें ये अधिकार के रूप में देती है, सरकार को, उस व्यक्ति समुदाय को, गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना है कि अब इसकी यहाँ पे बात करें तो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का आधार भी क्या था, जन संप्रभुता। यानी वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वह एक तरह से लोकतंत्र की विरोधी हो गई, मतलब लोगों के हित, इच्छा, उनके कार्यों के विपरीत वहाँ पे जो व्यवस्था थी वो कार्य कर रही थी। तो इससे जो जन संप्रभु यानी सभी लोगों ने मिलकर जन प्रभुसत्ता यानी लोगों की
पूरी शक्ति इकट्ठी हुई और उसने उस समय की जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसको बदल दिया, यानी क्रांति की, जनता के पावर, ठीक है ना, पावर ऑफ पीपल्स, यानी कह सकते हैं जनता की संप्रभु शक्ति, उसने क्या किया, वहाँ की व्यवस्था को बदल दिया, ठीक है ना। ये जैसे अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को देखें तो वहाँ पे जनता ने विद्रोह किया था क्योंकि वहाँ की शासन व्यवस्था है वो प्रतिकूल हो गई थी। तो इस तरह से जनता है वह क्या होती है, संप्रभु होती है, राज्य की संप्रभु होती है, लेकिन उस ये जो संप्रभुता है वो राज्य को दी जाती है, यानी उनको ये अधिकार के तौर पे होती है ताकि वह एक अच्छे राज्य व्यवस्था बनाए रखें। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में भी यही विचार सबसे अधिक लोकप्रिय हैं और प्रेरणादायक राजनीतिक विचार हैं। तो इन्हीं को हम यहाँ पे देखें, लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, लॉर्ड ब्राइस ने प्रभुसत्ता के बारे में यानी जन प्रभुसत्ता के बारे में कहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधार और प्रतीक बन गई है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता, ठीक है ना, यानी संप्रभुता भी कहे हैं। लोकतंत्र का आधार और प्रतीक बन गई है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी जनता को माना गया है, जो अपनी शक्ति है वो संविधान के तहत सरकार को देती है, जो सर्वोच्च सत्ता के रूप में मानी जाती है, वो राज्य में शासन व्यवस्था बनाए रखती हैं। तो इसलिए लॉर्ड ब्राइस ने कहा है लोकप्रिय प्रभुसत्ता लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि लोगों के द्वारा जो शासन व्यवस्था है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता लोकतंत्र का आधार है और ये एक तरह से प्रतीक बन गई है। वर्तमान की जो शासन व्यवस्थाओं की बात करें तो लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन सी है, लोकतंत्र, ठीक है ना। तो इस तरह से अपनी प्रभुसत्ता के आज जो हमने पढ़े हैं इसके विविध लक्षण पढ़े और विविध रूप पढ़े हैं। तो इसी लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे और उसमें हम ऑस्टिन के द्वारा दिए गए संप्रभुता के ऊपर जो विचार है वो हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और इससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।